तो टॉर्क होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली होता क्या है ये? तो इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए गिवन फोर्स। कोई फोर्स है, कितना बॉडी को टर्न कर पाएगा, उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा, उस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। इसको थोड़ा आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो डिफाइन कैसे करते हैं टॉर्क को? तो ये डेफिनेशन है। अगर टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अगर आप निकालोगे तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। और इस डेफिनेशन में ये क्या क्या चीजें हैं समझो जरा। ये आर जो है ये होता है पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख दो पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग। किसी का माइक अनम्यूट है, जरा म्यूट कर लो, नहीं तो रिकॉर्ड आवाज होती रहेगी, नॉइस। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट्स, ये तो आर है। जैसे यहाँ देखो पी पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है, तो ओ के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और एफ पता ही है, एफ तो फोर्स ही है, तो उसके बारे में अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन अ सिंगल पार्टिकल। अगर यहाँ पर आप ले लो ओरिजिन और यहाँ पर किसी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनाना हो, क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर? ओरिजिन को उस पॉइंट पर ज्वाइन करो, यही तो होता है। इसी को तो कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसका आर पोजीशन वेक्टर, ये तो कह रहा था। तो इसमें यहाँ पर ओरिजिन है, पॉइंट पी यहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इस पर फोर्स लगा है। तो अगर आर वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, तो इस तरह से हम निकालेंगे टॉर्क, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो। उस क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होगा जब इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा। इनको पहले मैं साइड में कर दूं। ये जो है मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है नेचुरली। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। ऐसे निकलेगा बताओ। आर एफ साइन थीटा याद है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया था। सॉरी, एफ इंटू साइन थीटा जो आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो एफ एन। तो ये आर इंटू एफ एन हो जाएगा। ये कई तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। जो भी तरीके हैं उनको समझ लो। उसके बाद जो सबसे सिंपल मेथड है, तरीका है, वो हम डिस्कस करके प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। एक ये भी होता है, जैसे फोर्स मान लो ये दिया हुआ है, आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल दिया है तो फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस लाइन के लॉन्ग और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर। यही मैंने दिखाया है, फोर्स को रिजॉल्व किया है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इस आर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट इधर ही आएगा जो आर के अलोंग होगा। तो हमें केवल ये वाला कंपोनेंट लेना होता है जो आर के परपेंडिकुलर है। तो इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, और ये लेंथ अगर एफ है तो ये लेंथ एफ साइन थीटा होगी कि नहीं, बताओ जरा। तो एफ साइन थीटा इसमें पहले से ही आ गया, तो उसी को मैंने क्या लिख दिया, यही तो एफ साइन थीटा। तो इस वाले पोर्शन को एफ एन लिख दिया। एन एफ, एफ एन का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट। दोबारा लिख दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा है, एफ एन। तो इसकी इतने हिस्से की जगह एफ एन लिख सकते हो। तो यही टॉर्क इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका, उसी को हम ज्यादातर यूज करेंगे। देखो वो यहाँ पे समझो, इसमें इनको आगे पीछे कर लो। पहले तो एफ को पहले और आर को बाद में, ऐसे कर लो। अब देखो
ये आर साइन थीटा क्या बनता है। उसके लिए जो फोर्स लग रहा है अपना, उस फोर्स की लाइन को आगे पीछे कर दो, इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। कोलिजन में भी हमने इस लाइन को इस तरह से कहा था, लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहा वहां पे कहा करते थे, याद आया, लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट ओ से अगर निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा, इसको मैं डी कह रहा हूं। तो अगर आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा ना, अपोजिट एंगल है तो बोलो। तो इस ट्राइंगल को आप देख लो, ये वाला ट्राइंगल इतना, इस ट्राइंगल में ये तो हो गया लेंथ हाइपोटेन्यूज, और ये डी निकालना है और थीटा पता है, तो डी को आप निकाल सकते हो आर साइन थीटा करके, बोलो डी अपॉन आर साइन थीटा होगा ना, इसलिए डी को आप क्या कह सकते हो, आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा पहले से आ रहा है, इसको डी लिख लें, बताओ, तो एफ इंटू डी। तो हम लोग इसी तरह से ज्यादातर निकाला करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये देखो मैंने यही लिखा, टॉर्क को ऐसे निकाल सकते हैं, टॉर्क को ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बस ये तरीके हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। ये वाला सवाल ज्यादातर इस तरह से मिलेगा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है पॉइंट ओ, आपको दिया हुआ है फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है, और आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर। मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन में आपको एक्चुअली दिया होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम को देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द डायग्राम, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको इसमें आर वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, लेट अस से इट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और जो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है मान लो ये 4 आई कैप, ऐसे निकालना है। तो इसको देखो, जब सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भूले तो नहीं हो, बताइए, आर क्रॉस एफ ही तो होता ना टॉर्क, तो करो। और इसका तरीका एक बार फिर मैं भाई जो कल हम कर रहे थे, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया, कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर आर है ना, फर्स्ट वेक्टर आर, तो उसके कोफिशिएंट पहले लिखो 1 2 1, और दूसरा वेक्टर ये है, इसमें जे के साथ 0 के साथ 0, तो इसके कोफिशिएंट लिखोगे एफ के, तो 4 0 0, क्या आएगा, आई कैप का कोफिशिएंट जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, बताओ जरा, आई कैप का कोफिशिएंट बिल्कुल सही 0 माइनस 0, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट जब निकालोगे तो 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1, और के कैप का कोफिशिएंट जब निकालोगे तो क्या आएगा के कैप का, हाँ प्लस 8, क्यों, 1 इंटू 0 माइनस 8 ऐसे आएगा ना, तो क्या आया आंसर, 4j माइनस 8 के, बस ये तरीका होता है। बोले क्लियर, ऐसे आता है। और कभी यही प्रॉब्लम, देखो वेक्टर फॉर्म हो क्या,
हाँ, तो आप क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कल सीखे थे, वही किया है हमने। क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको, ये आपका आर वेक्टर दिया हुआ है और ये एफ वेक्टर दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इस तरह से लिख के करते हैं। याद आया? हाँ वही किया है, हाँ वही किया, कुछ नया नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल। तो जब भी वेक्टर फॉर्म दिया है तो अपना वेक्टर फॉर्म में ही करना है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने कहा था कि हम अक्सर उसमें ऐसे किया करते हैं। ये डी यहाँ पर रह गया गलती से, एफ इंटू डी, ऐसे करेंगे। बट उस तरह से करने से पहले यही टॉर्क जो पार्टिकल पर लग रहा है, इस टॉर्क को किसी रिजिड बॉडी पर भी लगा दें, उसको एक बार और समझ लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, हेडिंग देख पा रहे हो, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एक साथ ही साथ क्योंकि कुछ नया नहीं है, जो अभी डिस्कस किए बिल्कुल वही चीज है। केवल मैंने क्या किया कि आसपास ही रिजिड बॉडी दिखा दी। दिख रही है ना? कैन यू सी दैट? हेलो, आप रिजिड बॉडी को देख पा रहे हो? हाँ, ये रिजिड बॉडी दिखा दी ऐसी, ऐसी करके। कलर भी करूं रिजिड बॉडी को, देखता हूं कौन सा अलाउड कलर होगा। ये रिजिड बॉडी मैंने दिखा दी है, और इसी रिजिड बॉडी पर एक कोई पॉइंट है, और ये रिजिड बॉडी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर सकती है, ये इसमें दिया हुआ है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर लगा है फोर्स, और पॉइंट ओ के अबाउट इसमें रोटेशन होगा। जब ओ के अबाउट रोटेशन होगा तो ओ के अबाउट ही हमें टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पर भी तरीका वही है, बिल्कुल वही डेफिनेशन देख पा रहे हो, सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी आ रही है। आपको अगर ये आर वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी जो प्रॉब्लम किया था वैसे कर लेंगे, नथिंग न्यू, ठीक है। और अगर वेक्टर नहीं दिया है तो आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी की वैल्यू आर साइन थीटा करके अभी निकाली थी। तो यहाँ रिजिड बॉडी के लिए अक्सर हम लोग ये वाला यूज करते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा गया है तो, ठीक है। करें इसको, एक दो एग्जाम्पल करें। रोटेशन में अगर टॉर्क निकालना सीख गए तो रोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। देखो आगे वाला, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को करो, वही रिजिड बॉडी, बस मैंने फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन ले ली, ये वाला थीटा 30 है, और ओपी डिस्टेंस, अब की बार आर जो जिसको कह रहे थे ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं, उस आर की वैल्यू मतलब ओपी दी हुई है। तो आपको पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, करें इसको सॉल्व। कुछ भी नहीं करने को है इसमें, केवल एफ इंटू डी करना है बस, और एफ की वैल्यू साफ साफ दिख रही है। हाँ, डी निकालना पड़ेगा, बताओ कौन बताएगा डी? बिल डी आपका होता है आर इंटू साइन थीटा। आर आपका यहाँ पे ओपी है ना, तो ओपी वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो साइन 30 तो पता ही होगा, तो ये डी आ गया। तो फिर कुछ नहीं बचा, एफ की इंटू डी, एफ की वैल्यू है 20, डी की वैल्यू है 2, आंसर आ गया 40। यूनिट कौन बताएगा? मैंने यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। इसको जूल लिखना चाहोगे? मत लिखना। यहां पर जब टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क का यूनिट यही है, इसको जूल मत करना, जूल केवल एनर्जी का होता है, ठीक है ना। इसको न्यूटन मीटर ही कहना पड़ेगा, सो बी केयरफुल। हालांकि डायमेंशन सेम आएंगे, टॉर्क का डायमेंशन वही आएगा जो वर्क का होता है ना। और देखो, आपके लिए खुशखबरी बताऊं, ज्यादातर इनफैक्ट 98% क्वेश्चंस कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए, वो वाले होंगे जिसमें थीटा भी हमेशा ही आपको दिया होगा 90 डिग्री। तो जो आर है वही क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, क्योंकि साइन 91 होगा ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे।
लेकिन पता होना चाहिए बाय द वे, इस तरह का भी दे दिया जाए तो आपको आना चाहिए डी कैसे निकालें, है ना? कर लोगे ना? चलो देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने बदला है इसमें। यहाँ पर ये वाला एंगल दिख रहा है ना, इधर का दोनों 90 है ना। अब बताओ इसमें कितना होगा टॉर्क, निकालो इसका आंसर, करो सॉल्व। इसमें तो F इंटू डी जब करोगे तो डी खुद यही है, फोर्स की लाइन, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। F दिया है 20 और OP वही D हो गया यहाँ पर, जो कि 4 है। यहाँ पर आएगा 80 न्यूटन मीटर। तो ऐसा ही ज्यादातर मिलेगा। एक और एग्जांपल देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ पर जो रिजिड बॉडी दिख रही है बेसिकली वो एक रॉड है, और रॉड को यहाँ पर इस एंड पर हिंज कर दिया, और इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, इस तरह का इंतजाम है इसमें। रॉड की लंबाई 4 मीटर, ठीक है, ये दी हुई है। तो आपको बताना है, रॉड का वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। वेट कितना, लेंथ 4 मीटर है और वेट को आप कितना ले लो, लेट अस टेक 20 न्यूटन। बताओ ए के अबाउट टॉर्क क्या निकलेगा, करो सॉल्व। अब की बार दो फोर्स हैं, एक एक का निकालो, पहले आप इस वाले फोर्स का निकालो टॉर्क, बाद में इसका निकाल लेना। निकालो पहले इस वाले का निकालो पहले। हाँ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना करोगे, डी कितना होगा, इस लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से यही डी बन जाएगा, तो सीधा 10 इंटू 4 मीटर। अच्छा, अब इस वाले फोर्स के लिए देखो व्हाट विल बी टॉर्क, वेट का टॉर्क क्या आएगा, यहाँ पर डी ये वाला हो जाएगा, इसका डी 2 होगा, बोलो। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40, दोनों ही बराबर आ गए 80 न्यूटन मीटर। तो लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन जिधर फोर्स की लाइन होती है, जिधर फोर्स लग रहा होता है, उस लाइन की डिस्टेंस कहां से निकालनी होती है, एक्सिस से, ये वही डी, ठीक है। चलिए एक देखो, अच्छा डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं ना अभी। जैसे इमेजिन करो कि रियलिटी में ये रॉड यहाँ पर हिंज कर दी है और इसके अबाउट ये रोटेट करेगी, तो जब आप इस तरह से फोर्स लगाओगे तो रॉड ऐसे ही यूं रोटेट करके आएगी। कैसे दिखाऊं इसकी रोटेशन को, रोटेशन को दिखाने का मेरे पास तरीका क्या होगा, मान लो ये रॉड ऐसे है, ये रॉड ऐसे है, रॉड की तरह से तो नहीं, मैं ऐसे, एक मिनट एक काम कर लेते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको थिक कर लेता हूँ। अब ये रॉड की तरह से भी लगेगी, है ना। ये पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करेगी ना, ऐसे यूं करेगी ना। अगर बी पॉइंट पर फोर्स यूं लगाओगे तो ऐसे ही रोटेशन होगा ना, अगर ए पे हिंज है तो बोलो यूं। तो इस डायरेक्शन में जो टॉर्क होता है, इसको आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग दिखाते हैं, अगले पेज पे देखो, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट हिंज है रॉड और फोर्सिंग यूं लगाया तो क्लॉकवाइज टॉर्क का, और क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस के कैप साइन से दिखाते हैं, अगर ये रॉड हमारी एक्स वाई प्लेन में है। कहने का मतलब एक्स एक्स इधर है, वाई एक्स इधर है, सिंबल है ना। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब माइनस के कैप। और यहाँ पर ये रॉड कैसे घूमेगी बोलो, यहाँ पे हिंज कर दी तो, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम दिखाते हैं प्लस के कैप से। इतना ध्यान रखना केवल, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी इस साइन की। क्लॉकवाइज नेगेटिव के या नेगेटिव साइन कह लो, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव के।